मेरे दोस्तों, राधे राधे। आप सबको 16 जनवरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की न्यूज़ एंड नटशेल की वीडियो में सबसे पहले हम आज की स्पेशल डे के बारे में बात करते हैं। तो आज मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे, क्योंकि इस दिन 2016 में शुरू हुआ था स्टार्टअप इंडिया स्कीम, जो कि बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को और भी ज़्यादा प्रमोट करते हैं और उसको एनकरेज करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगर स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप से पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है यूनिकॉर्न के बारे में। तो यूनिकॉर्न कंपनीज वो होती है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है। तो 1 बिलियन याद रखना है और डॉलर याद रखना है, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर स्टार्टअप्स की बात करी जाए तो इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। तो यूएस और चाइना आते हैं फर्स्ट और सेकंड पर, उसके बाद आता है इंडिया। और अभी हमारे पास 1.5 लाख गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और 110 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये नंबर बहुत अच्छा है। 110 से भी ज़्यादा हमारे पास यूनिकॉर्न्स, मतलब वो स्टार्टअप्स जो कि $1 बिलियन से जिनकी ज़्यादा वैल्यूएशन है। इसके अलावा अगर बात करें जाए स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स की, तो हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले, मतलब बिजनेस को डू करने से पहले क्या क्या आसानियाँ प्रोवाइड करी जा सकती है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन की बात करी जा सकती है। बहुत ही सिंप्लीफाइड सेल्फ सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिलता है। फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस, आपको दर बदर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। और सिंप्लीफाइड कंप्लायंस भी है कि सारी चीज़ों को आप सही तरीके से कंप्लाई करो, उस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईज मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। तो 3 लगातार सालों तक आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं फंडिंग सपोर्ट की। तो फंड फॉर फंड स्कीम होती है हमारी। उसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप्स को पैसे देने के लिए एक अलग से फंड बनाया जाता है जिस पर लोगों से पैसे लिए जाते हैं फॉर एज एन इन्वेस्टमेंट। तो उसमें भी 10,000 करोड़ का जो है फंड वो एलोकेट किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के रिलेटेड। और अलग से सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ भी रहेंगी कि अगर किसी ने इंडस्ट्री सेटअप करनी है, किसी ने मैन्युफैक्चरिंग, किसी ने सर्विसेज कुछ भी सेटअप करनी है, तो उसके रिगार्डिंग भी उनको सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं। सबसे बढ़िया बात ये लगती है पुष्पक सर की कि जब भी कोई डे होता है तो उसको इतनी डिटेल में समझाता है, बिकॉज यही चीज़ हमें बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाती है। ये यार फ्लैगशिप स्कीम से यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये ना तो सिर्फ आपको एग्जाम में काम आएगी, बट ऑफकोर्स आपको इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में। 2021 में शुरू की गई थी। सीड फंडिंग की बात करते हैं तो होता है कि अभी जो बूटस्ट्रैप एक कंपनी है, बूटस्ट्रैप तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो खैर अपने पैसों से वो खड़ी की जाती है, बट सीड फंडिंग है जो वो बस एक आइडिया वाले स्टेज पर है। अभी तक वो स्टार्ट ही नहीं हुई है। जैसे एक पौधा होता है, उगा ही नहीं होता, पहले उसका सीड डालते हैं। उसी तरीके से एक स्टार्टअप जो अभी बना नहीं है, उसका बस एक आइडिया है। हमारे पास एक मैप है, ब्लूप्रिंट है। तो उसके लिए जो स्कीम ये हमारी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है 2021 में शुरू की गई थी, ये उसके लिए हेल्प करती है। अब इसको ओवरसी करता है एक्सपर्ट्स एडवाइजरी कमेटी, EAC। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं। हम पढ़ते स्कीम के बारे में, लेकिन उसको ओवरसी कौन करता है ये आ सकता है क्वेश्चन। इसका जो बजट है वो है 945 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट स्कीम के बारे में चले तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स 2022 में शुरू की गई थी। और इसके अंदर जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, NBFCs द्वारा जिनको भी लोन दिया जाता है, उसके लोन के रीपेमेंट में अगर बाय चांस वो जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट करता है तो गवर्नमेंट उसमें क्रेडिट गारंटी देती है। अब इससे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप बस पैसे ले लो और डिफॉल्ट कर दो तो आपके जो मतलब कैपिटल तो गारंटी कर ही रखी है गवर्नमेंट ने। तो इसका एक थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। तो पहली बात तो ऑफकोर्स नोबडी वांट्स टू डिफॉल्ट बिकॉज फर्दर फिर उनको बोरिंग नहीं मिल पाएगी बिकॉज उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। लेकिन स्टिल अगर कोई चाहता है कि क्रेडिट स्कोर खराब हो जाए, मैं तो बस लेकर भाग जाना चाहता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि जो लोन गिविंग अथॉरिटी है, जो लैंडिंग अथॉरिटी है, बीट अ बैंक और बीट एन NBFC, तो उनको बहुत ही स्क्रूटिनी करनी होती है हर एक लोन पे। उनको ड्यू डिलीजेंस करना होता है कि जिस कस्टमर को आप लोन दे रहे हैं क्या वो एक्चुअली में सारे जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही है या नहीं है, क्या वो एक्चुअली में एक अच्छा बोरोवर है या नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर नहीं दिया जाता। विजिट करी जाती है और जितने डॉक्यूमेंट्स उनको अच्छी तरह देखा जाता है कि कोई भी कहीं पर भी नेग्लिजेंस तो नहीं है। इसको बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस। अच्छी तरह से उसको समझना, परखना और उसके बाद ही लोन दिया जाता है। और इसके बाद भी अगर वो डिफॉल्ट करता है तो पीछे सरकार बैठी हुई है। तो बेसिकली इसका पूरा कंसेप्ट ये है कि हमें प्रमोट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा आए ताकि वो अपना बिजनेस कर पाए, ताकि जॉब्स क्रिएट हो, ताकि इकोनॉमी ग्रो कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध दिए जाओ। तो जो कैपिटल गारंटी है वो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक से NBFCs, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। लेकिन लोगों को अनड्यू एडवांटेज देने के लिए नहीं है, उनको डिफॉल्ट की तरफ प्रमोट करना नहीं है। तो ये बहुत ही सोची समझी स्कीम है। तो इसको अगर कभी मन में डाउट है कि यार फिर तो लोन किसी को भी दे दो, पीछे सरकार बैठी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और बाद में सरकार पीछे बैठी है और वो अपने हिसाब से वसूल करेगी। ऐसा भी नहीं कि चल डिफॉल्ट कर दिया, बैंक ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि वो डिफॉल्टर है तो सीधा सीधा पैसे दिए जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो सरकार करेगी, अपने अलग तरीके से करेगी। बट जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बैंक्स एंड NBFCs ये स्कीम है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो जो
सेबी रजिस्टर्ड जो वेंचर डेट फंड्स होते हैं, अगर कोई वहाँ से भी पैसे रेस करता है तो उनके लिए भी ये वाली स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम। अब इसमें दो कैटेगरीज में इसको बांट दिया जाता है, एक तो जो बैंक्स और एनबीएफसीज के थ्रू लोन दिया जाता है, और एक जो सेबी रजिस्टर्ड जो वेंचर डेट फंड है उसके थ्रू दिया जाता है। अब अगर हम बात करी जाए जो बैंक्स और एनबीएफसीज के थ्रू है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप जो आपका लोन अमाउंट है अगर वो 3 करोड़ तक का है तो आपको जो क्रेडिट गारंटी मिलेगी वो मिलेगी 80% तक की। अगर 5 करोड़ तक का है तो आपको क्रेडिट गारंटी मिलेगी 75% की, और अगर 10 करोड़ तक का है तो आपको क्रेडिट गारंटी मिलेगी 65% तक की। तो इसमें जो टॉप मोस्ट लिमिट आ गई वो आ गई 10 करोड़। तो 10 करोड़ से ज़्यादा का लोन अमाउंट है तो वहाँ पर ये वाली स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करी जाए जो वेंचर डेट फंड के बारे में अगर बात करें तो उसमें 10 करोड़ रुपए उसमें भी लिमिट है, और 10 करोड़ से नीचे तक आपको 5% का जो पूल इन्वेस्टमेंट है वो वाला आपको अमाउंट मिलेगा। हाँ, 5% ऑफ द पूल्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने क्या बात करी थी वेंचर डेट फंड में, जो फंड फॉर फंड स्कीम्स के बारे में जो हमने बात करी थी कि उसमें क्या होता है, एक फंड बनाया जाता है जिसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू आगे लैंड टू द स्टार्टअप जो भी सीख कर रहा है। ये वाली जो स्कीम है, दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखना है कि ये स्कीम अलग है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट, स्कीम तो स्कीम हो गई ना, बट उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NCGTC। तो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली मेरे को ट्रेनिंग में बताई गई थी, तो इसलिए मुझे पता चलता है कि जो स्कीम्स पढ़ते हैं जो नहीं भी पढ़ते हैं वो एक्चुअली में जब आपको पढ़ाई जाती है वाइल यू आर वर्किंग, तो दिस डेफिनेटली becomes एग्जाम वर्दी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। फिर फंड ऑफ फंड स्कीम्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 2016 में शुरू की गई थी और इसका जो बजट है वो है 10,000 करोड़ रुपीज़। अब बात करते हैं कुछ रिवीजन के पॉइंट्स के बारे में। तो norms for expenditure of more than 500 crore has been relaxed by finance ministry to boost केपएक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर 500 करोड़ तक अगर आप खर्चा कर रहे हो तो आपको ज़्यादा उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब सीख करने की जरूरत नहीं है, परमिशन। और अगर आपको 20,000 करोड़ तक भी अगर खर्चा करना है तो भी आपको क्वार्टर में एक बार आप परमिशन ले सकते हो, और वो भी रिलैक्स करने की बात चल रही है बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारे EPFO के जो पेंशनर्स हैं, दे आर सपोज टू गेट देयर विड्रॉल फ्रॉम एनी बैंक एनी ब्रांच। एक्चुअली दिस वाज सपोज टू हैपन फ्रॉम 1 जनवरी 2025, बट क्या हुआ है कि अभी थोड़ा और इसको एक्सटेंड किया जाएगा। एंड इसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी बैंक में चले जाओ और आपको पैसे मिल जाएंगे विदाउट एनीथिंग, तो क्योंकि दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। अगर आप EPFO वाले होल्डर हो तो आपका बैंक अकाउंट किसी में भी हो सकता है, फिर EPFO का हर एक बैंक के साथ आप कैसे पैसे निकाल सकते हो, क्योंकि किसी से बैंक से पैसे निकालने के लिए आपका उसके अंदर अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि उनका सिस्टम ही उसी तरीके से बना हुआ है। और अगर EPFO के ये जो स्कीम है कि EPFO के जितने भी पेंशनर्स है अगर वो पैसे निकलवाना चाहे तो किसी बैंक में जा सकते हैं। तो अगर ये 1 जनवरी से स्टार्ट होना था तो इसकी तैयारी बहुत पहले से चलनी चाहिए ताकि उसका पूरा सिस्टम जो है उसको एक समान कर दिया जाए, विच इज अगेन वेरी डिफिकल्ट। तो बेसिकली जो मैंने लास्ट टाइम इसकी न्यूज़ पढ़ी थी तो उसमें कुछ ऐसा था कि EPFO के पेंशनर्स को एक कार्ड मिलेगा जिसके थ्रू वो एक EPFO का ही कार्ड होगा, तो इट विल एक्ट लाइक एन ATM कार्ड, जिससे वो किसी ATM से विड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट। इसके पीछे का जो थॉट था जो EPFO के हेड ने बोला था वो ये था कि यार EPFO का पैसा EPFO के पेंशन होल्डर्स के लिए है, तो उनको उसमें निकालने के लिए क्या ही दिक्कत है। तो ये बहुत ही एक अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काइंड ऑफ ये यहाँ पर कंसेप्ट था। तो बड़ा अच्छा मुझे थॉट प्रोसेस लगा कि यार उन्हीं का पैसा तो उनको निकालने के लिए इतने धक्के खाने की जरूरत है, सीधा जाओ और निकालो। तो दिस वॉज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस वॉज द थॉट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर न्यूज़। नेक्स्ट बात करेंगे वाई हरगोपाल सर जो है ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ नैपकॉन्स। नैपकॉन्स क्या है, नाबार्ड की कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम की नाबार्ड की सब्सिडरी है, उसका नाम है नैपकॉन्स, जिसके जो MD हैं वो हैं वाई हरगोपाल सर। अब बात करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। सो DPIIT एंटर्स इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद ITC के बारे में हमने कल भी बात करी थी कि इनके जो हेड थे संजीव पुरी सर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि नहीं भैया हम तो 90 घंटे अपने वर्कर से काम नहीं करवाएंगे। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इंस्टाग्राम पे इनकी थोड़ी बहुत हाइप चलनी चाहिए, अगर नहीं चल रही है तो भाई देख लो, इससे पता चलता है कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही फैलती है और पॉजिटिव चीज़ें नहीं फैलती। बट एनीवे DPIIT के बारे में बात करी जाए तो इससे रिलेटेड कई सारी रिसेंटली कंपनीज ने इसके साथ टाइप करा है, एंड फॉर द सेम रीजन टू बोल्स्टर या फिर टू प्रमोट द स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड इनोवेशन। टेली की हमने बात करी, HDFC की भी शायद हमने बात करी थी, और भी हमने बोट की बात करी थी, तो उसी तरीके से यहाँ पे ITC की बात करें। इंडियन टबैको कंपनी है और काफ़ी वाइड स्प्रेड कंपनी है, काफ़ी वाइड स्प्रेड ब्रांड है, काफ़ी सारे इसके अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन है प्रोडक्ट्स के, और वन ऑफ देम इज टबैको एज वेल, क्योंकि नाम में इंडियन टबैको कंपनी है। तो दिस वॉज द सीन। अब इसके मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज बहुत सारे कंपनीज के साथ DPIIT जो है वो
कर रहा है टाइप, तो इट्स जस्ट अ ट्रिविया पॉइंट, अगर याद में आता है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेट इट गो। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, बिकॉज इट हैज कोलैबोरेटेड विद डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड विच कम्स अंडर नेस्कॉम। नेस्कॉम जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी। तो एक एसोसिएशन आप सब जानते हैं, इसके भी जो हेड है वो भी शायद संजीव पुरी सर ही हैं, और इसके अंदर एक एसोसिएशन आता है जिसका नाम है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसने मीटी के साथ एक क्या कहते हैं कोलैबोरेशन की है, सो दैट दे कैन लॉन्च साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज का सेकंड वर्जन 2.0, जिसका कंबाइंड प्राइस में नहीं देखा जाए तो 6.85 करोड़ रुपीज़ है। तो साइबर सिक्योरिटी जैसे आरबीआई भी अपना हैकाथॉन करवाता है, और अभी हमने एक देखा था स्प्रिंट नाम की भी एक चैलेंज था, उसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज है जिसमें आप अपनी स्किल्स सिखा सकते हो किस तरीके से हाउ यू कैन इंप्रूव साइबर सिक्योरिटी। और इसका जो कंबाइंड प्राइस मनी है दैट इज 6.85 करोड़ रुपीज़, विच इज़ अ मैसिव इंक्रीज फ्रॉम 3 करोड़ रुपीज़ इन द 1.0, मतलब जो फर्स्ट इसका वर्जन था। नेक्स्ट बात करेंगे डीएफएस सेक्रेटरी जो है उन्होंने रिसेंटली मीटिंग करी थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ टू रिव्यू कि आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन का आपका क्या प्रोग्रेस रहा है, बिकॉज बजट आने वाला है और निर्मला सीतारमन मैम को ये सारी रिपोर्ट्स चाहिए होंगी, और इसको लेकर पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत धूम मची पड़ी थी कि भाई जल्दी जल्दी सारा फाइनेंशियल स्कीम जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो इसके अंदर सबसे मेन बात इस न्यूज़ की ये है कि हमें ये एक्जैक्टली बता देता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। तो कभी भी अगर आपको डाउट हो कि यार कितनी स्कीम्स होती है, कौन कौन सी होती है, तो बिल्कुल आपके दिमाग में नंबर क्लिक हो जाना चाहिए कि 7 स्कीम्स हैं, ठीक है 7। अब जब 7 आ जाता है नंबर आपके दिमाग में सेट हो गया कि 7 है, तो यू ट्राई टू चर्न योर माइंड कि साथ वो कौन कौन सी है। तो कुछ कुछ तो आपको एक्जैक्टली याद आ जाएगी, कुछ कुछ ही आगे तो वो भी बहुत है जब बात आती है एग्जाम की, बट एग्जाम से पहले यू हैव टू ट्राई टू रिमेंबर ऑल दी 7 स्कीम्स। तो एक एक करके सबके बारे में बात करें तो सबसे पहले आ जाता है जनधन योजना, क्योंकि उसी से ही ये सब शुरू हुआ था। क्योंकि सबसे पहले बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट हुआ तभी आपके बैंक अकाउंट से ही लिंक होकर यू कैन अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना, विच हैज़ सुरक्षा बीमा योजना एंड जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये 3 हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट अब ये आ जाते हैं हम सोशल सिक्योरिटी, हमें इंश्योरेंस के थ्रू मिल गई, अब हमें सोशल सिक्योरिटी चाहिए एट द एंड ऑफ 60 ईयर्स। क्योंकि अगर पहले मर गए तो चलो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, बट अगर 60 तक आप जिंदा रह गए तो आपको पेंशन भी तो चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास आ गई अटल पेंशन योजना। फिर हम बात करेंगे मुद्रा योजना, क्योंकि अभी तो आपने बैंक अकाउंट खोल लिया, सुरक्षा अपनी करवा ली, इंश्योरेंस करवा लिया, और 60 साल के बाद आपको पेंशन मिल जाएगी। लेकिन अभी 60 साल से पहले क्या करना है आपको, क्या करना है आपको अपना स्टार्टअप वगैरह बनाकर आपको आमदनी इकट्ठी करनी है। तो उसके लिए हमारे पास प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। और ठीक है, मुद्रा की बात कर ली जाए, अब मुद्रा में आपको लोन मिलेगा, लेकिन अगर आपको स्टार्टअप के लिए और भी ज़्यादा कुछ एडवाइस चाहिए तो उसके लिए हमारे पास क्या स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी थी। और अगर इन केस अगर आप अनस्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड तो नहीं, बट अगर आप बिजनेस को एक वो नहीं देख रहे इतना बहुत मैसिव अभी खड़ा करना चाहते हैं, उससे पहले आप सीखना चाहते हो कि यार बिजनेस खड़ा करने के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे स्किल्स भी तो चाहिए। तो इन ऑर्डर टू गेट सम स्किल्स एंड इन ऑर्डर टू क्या कहते हैं होन योर स्किल्स, अगर आपके स्किल और आप उसी छोटे से लेवल पे शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम भी है। तो ये हमारे पास 7 स्कीम हो गई। एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने बैंक अकाउंट खोला, फिर हमने 2 इंश्योरेंस की स्कीम्स कर ली, सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना। देन हमने एपीवाई करवा लिया, लेकिन एपीवाई करवाने से पहले हमें क्या करना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत हमें लोन लेना है, और लोन लेने के लिए हेल्प करने के लिए अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम है। एंड जस्ट इन केस जो अदर सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन है जो कि बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहते वो, बट अपने स्किल्स को और भी ज़्यादा होन करना चाहते हैं और उसमें थोड़ा एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, तो फिर हमारे पास है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। और इसके अंदर अभी आते हैं 18 एलिजिबल ट्रेड्स। शायद 25 की बात करी गई थी, बट मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे गया था, वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे 18 ट्रेड्स ही हैं। तो दिस इज अबाउट दिस स्कीम। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंटिस्ट एट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ने एक नई चीज़, एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जिसके अंतर्गत न्यूरोफॉर्मिक डिवाइस को बनाया जाएगा विच कैन मेजर ह्यूमन पेन परसेप्शन। कि अगर कभी स्ट्रेस हो तो एक वेरिएबल डिवाइस होगा जैसे एक स्मार्ट वॉच और पैड जो बता देगी कि आपका भी स्ट्रेस लेवल कितना है, ज़्यादा है या कम है। तो दैट्स इट। नेक्स्ट बात करेंगे पिक्सेल हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स विथ डिगांत्रा करके कंपनी है, उसने और पिक्सेल ने साथ में मिलकर एक कंसलेशन ऑफ सैटेलाइट्स बनाई है। क्योंकि बहुत सारी सैटेलाइट्स भेजी होगी तो एक कंसलेशन बन जाएगा, जिस तरीके से कंसलेशन ऑफ स्टार्स होता है। तो बेसिकली ये अचीव किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्पेसएक्स रॉकेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया स्पेन विल सेलिब्रेट 2026 एज डुअल ईयर हाईलाइटिंग कल्चर टूरिज्म एंड एआई। मतलब दोनों आपस में बायलैटरली इस ईयर को सेलिब्रेट करेंगे एज ए डुअल ईयर। इसके अलावा यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन 2026 कौन से और चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है, नहीं माना जाएगा, मतलब अभी अब तो माना जा ही रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज सैंक्शन 2 न्यू
battalions as part of the efforts to bolster CISF. तो जो हमारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है, जो कि हमें एयरपोर्ट्स पे दिखती है और मेरे ख्याल से मेट्रोस पे भी CIF ही होती है, उसके जो डायरेक्टर चल रहे थे उनकी बात करते हैं तो राजेंद्र सिंह भाटी सर उनका नाम है। नेक्स्ट बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, बिकॉज कि हमेशा टेक्नोलॉजी में एक पायनियर देखा जाता है की तरह दिखाई गया है। और इसके अभी रिसेंट जो न्यूज़ है उसमें यह है कि इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड AI ड्रिवन सपोर्ट फॉरेक्स फैसिलिटी एंड ATMs एंड स्पेशली CVM कॉइन वेंडिंग मशीन्स इन महाकुंभ। ये वहाँ पे एक ट्रेंड चलता है कि पानी में सिक्का फेंका जाता है, जैसे दिल्ली में भी चलता है। अगर आपको याद, अगर आप छोटे होंगे तो जब भी जमुना पार जाते थे तो जो एक लोहे वाला पुल आता है, तो लोहे वाले पुल से जब भी आप गुजरते थे तो आपका पता नहीं, बट मैं वहाँ पर भी एक ट्रेंड था कि मतलब गुजरते हुए यमुना के अंदर 1 रुपये का सिक्का या कुछ भी एक सिक्का फेंको। जिसका एग्जांपल आपको फुकरे मूवी में भी दिखेगा कि जब वो जो पूरा ग्रुप होता है जब वो यमुना में गिर जाता है तो फिर जो उसको निकालता है तो वो जो बंदा होता है उसके मुंह के अंदर भी सिक्के होते हैं। तो वो ट्रेंड तो यहाँ पर भी है। तो उसी के लिए खैर बैंक ऑफ बड़ौदा पर आते हैं। उन्होंने कॉइन वेंडिंग मशीन इसी पर्पज़ के लिए वहाँ पे सेटअप करी है, तो एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स इनका थॉट प्रोसेस चला है वहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इन इंडिया के नाउ हैव अप टू 10 नॉमिनीज। रिसेंटली हमने बात करी थी बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर आप अप टू 4 नॉमिनीज ऐड कर सकते हो, और अब म्यूचुअल फंड्स की बात करी जाए तो अप टू 10 नॉमिनीज आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे सिंगापुर प्रेसिडेंट कन्फर्स हाईएस्ट ऑनर टू फॉर्मर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के DG तरुण दास सर। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई गेस इट वाज अ वंडरफुल सेशन। अगर आपके थॉट्स अदरवाइज हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो ऑफ कोर्स एंड द स्कूल को टेलीग्राम पे एक बार देख लेना, चेकआउट कर लेना, सो दैट यू कैन एक्चुअली एक बार बस देख लेना, ठीक है? आपको अपना पता चल जाएगा मैं क्या ही बोलूँ। तो एक बार देख लेना, सही स्कूल है, सही ग्रुप है, कूल ग्रुप है। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट क्विज़ भी होती है जिससे आपको रिवीजन भी हो जाएगी। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि आपको कमेंट करना है कि 2026 और कौन से साल के तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, और कौन से मतलब व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरनेशनल ईयर ऑफ समथिंग या फिर कुछ भी ऐसा बता देना कि 2026 क्यों स्पेशल है। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।